जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। आज के इस टॉपिक में जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, एमपी जेके की सीरीज़ में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय की। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो चलिए फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। परिचय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, देखिए कि मध्य प्रदेश एक भू आविष्टित राज्य है। आप सभी लोग जानते होंगे कि भू आविष्टित का मतलब क्या होता है, तो मैं शॉर्ट में चीज़ों को क्लियर कर देता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश एक भू आविष्टित राज्य है और यहाँ से 1 मिनट आपको सारी चीज़ें यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश एक भू आविष्टित राज्य है। भू आविष्टित मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा। भू आविष्टित का मतलब होता है, ये लाइन देखिएगा यहाँ पर, क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे राज्य जिनकी कोई समुद्री तटरेखा नहीं होती है और इनकी सीमा अन्य किसी देश से नहीं लगती है। तो सिंपल है, एक ऐसे राज्य में कम शब्दों में कहूँ तो आप लोग याद रखिएगा, भू आविष्टित का मतलब ये होता है कि एक ऐसा राज्य जिसकी सीमा किसी समुद्री स्थल से नहीं लगती है और इसके अलावा किसी देश से नहीं लगती, तो वो क्या कहलाते हैं, भू आविष्टित कहलाते हैं। तो मध्य प्रदेश एक भू आविष्टित राज्य है और प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। क्लियर है। और ये प्रायद्वीपीय भाग का उत्तरी भाग है मध्य प्रदेश। तो ये 2-3 पॉइंट हैं, आप लोगों को क्लियर करके रखना होगा। क्लियर है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा एक 5 और राज्य हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश को इंक्लूड किया गया है 5 में से, यानी 4 और राज्य हैं जो कि क्या है, भू आविष्टित राज्य। जैसे कि आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही थे दोनों, है ना, इनका विभाजन हुआ। इनके अलावा अगर बात की जाए तो हरियाणा और झारखंड और तेलंगाना, ये दोनों राज्य क्या, ये कुल मिलाकर 5 राज्य ऐसे हैं जो भू आविष्टित राज्य हैं, जो किसी भी समुद्री तट रेखा को नहीं टच करते हैं, ना ही इनकी सीमा किसी अंतर्राज्यीय बोल सकते हैं किसी देश से नहीं लगती है। क्लियर है। चलिए, मध्य प्रदेश के उपनामों की अगर बात की जाए तो विशेष रूप से याद रखिएगा, भारत का दिल या हृदय प्रदेश बोलते हैं, सोया प्रदेश बोलते हैं, नदियों का मायका बोलते हैं, टाइगर स्टेट बोलते हैं, है ना, और गोंडवाना क्षेत्र बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी भाग बोलते हैं। तो इस प्रकार से विशेष नाम है, कुछ आप लोगों को याद रखना होगा। क्लियर है। अब बात आती है यहाँ पर मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश किसने रखा था, तो ये पॉइंट आपको विशेष रूप से याद रखना होगा कि मध्य प्रदेश का नाम किसने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा मध्य प्रदेश का नामकरण किया गया था। क्लियर है। स्थापना कब की गई थी, सिंपल है, आप याद रखिएगा, 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश राज्य की, है ना। और प्रदेश दिवस जो स्थापना दिवस है कब मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है, स्थापना दिवस। मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप का मतलब ये है कि अब ये वर्तमान जो पुनर्गठन किया गया था मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 2000 को, मतलब कहने का तात्पर्य है 1 नवंबर 2000 तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही थे, यानी 2000 वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया, मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया था, जो कि छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना था। तो ये पॉइंट आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना होगा कि मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप क्या है। क्लियर है। इसके अलावा बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की। ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का एरिया कितना है, तो एरिया में अगर बात की जाए तो 3,08,000, ये आप देख पा रहे होंगे कुछ पॉइंट है, ये देखिएगा यहाँ से 3,08,252 वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका मध्य प्रदेश का। इसके अलावा भारत का अगर देखा जाए तो कितने % एरिया कवर करता है मध्य प्रदेश, तो आप याद रखिए भारत का 9.38% ये विदेश में दूसरे नंबर पर आता है। तो विशेष रूप से आपको ये फैक्ट याद रखना है। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिएगा कुछ ये नोट है, देखिएगा। इस नोट का मतलब है कि अमरकंटक की किरार घाटी के कारण क्या चल रहा, कुछ विवाद चल रहा था, क्योंकि जैसे बंटवारा हुआ था विवाद के कारण कभी कभी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर मिलता है। तो ये पॉइंट आप विशेष रूप से याद रखिएगा। चलिए, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, कुछ मैप के माध्यम से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है वो आपसे पूछा जाता है कि कितने जिलों से गुजरती है, तो आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना कि मध्य प्रदेश को 14 जिलों को विभाजित करती है। मध्य प्रदेश को बीचों बीच से गुजरती है, यह मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है और 14 जिलों से गुजरती है। कौन सी रेखा, ये कर्क रेखा। तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, हमने इसके लिए एक ट्रिक भी बनाया है, रउआ राशि भौरा सा दम जब कटनी उमरा सा। तो इसमें अगर डिफाइन करेंगे तो राफोर यहाँ से रतलाम से शहडोल तक आएगा। इसके सभी के वर्ड अलग अलग निकालेंगे अर्थ, तो रा से रतलाम हो जाएगा, ऊ से वो आपका उज्जैन हो जाएगा, आ से आगर मालवा, है ना, ये आपका रायसेन हो जाएगा, सॉरी राजगढ़ हो जाएगा, राफोर सीहोर हो जाएगा, भा से भोपाल, बिदसा, रायसेन, है ना। इस प्रकार से आप देखिएगा सभी का अर्थ निकाल सकते हैं, यानी रतलाम से लेकर शहडोल तक। तो ये सिंपल है, ये याद रख सकते हैं ट्रिक बहुत आसानी
रहेगी आप लोगों को याद करने के लिए। इसके अलावा अगर चर्चा करें तो ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन है। तो सबसे उत्तरी जिला की अगर बात की जाए तो विशेष रूप से याद रखिए उत्तरी जिला है आपका मुरैना, ये देखिए थोड़ा हमने डार्क कर रखा है। और आपसे दक्षिणी जिला अगर पूछ लिया जाए तो विशेष रूप से याद रखिएगा, ये देखिएगा दक्षिणी जिला कौन सा है आपका, बुरहानपुर। बुरहानपुर क्या है आपका, दक्षिणी जिला है। और पूर्वी जिला विशेष रूप से याद रखिए आप, ये सिंगरौली है। और पश्चिमी जिला आपका अलीराजपुर, कुछ डार्क किया है, ये देखिएगा। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे इस मैप में सारी चीज़ें की क्लियर दी गई हैं आप लोगों को। ये देखिएगा, आपको उत्तर पूर्व में अगर बात की जाए तो विशेष रूप से याद रखिए ये उत्तर प्रदेश है, और ये आपका दक्षिण में महाराष्ट्र है, पूर्व में आपका ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और पश्चिम में आपका गुजरात, या फिर बोल सकते हैं पूर्व पश्चिम के बीच में उत्तर, और पश्चिम के बीच में आपका राजस्थान। तो ये विशेष रूप से कुछ पॉइंट हैं आप लोगों को याद रखना होगा। क्लियर है यहाँ तक। अगर आपके विस्तार अक्षांश विस्तार की अगर बात की जाए तो अक्षांश अगर देखें तो देखिएगा, उत्तरी अक्षांश की अगर बात की जाए तो 21 डिग्री, ये देखिए 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक इसका मध्य प्रदेश का विस्तार है। इसके अलावा अगर पूर्वी अक्षांश की देशांतर की बात करेंगे तो विशेष रूप से याद रखिएगा, ये पूर्वी देशांतर आप ये देख पा रहे होंगे 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर तक। तो ये चीज़ें कुछ फैक्ट हैं, विशेष रूप से पूछे जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप इतनी चीज़ें क्लियर करके रखिए। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण। देखिए मध्य प्रदेश का विस्तार हमने ये देख लिया मैप के माध्यम से, है ना। इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश से उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये देखिए मैप में आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर उत्तर से दक्षिण अगर बात की जाए आपको कि अगर मुरैना, और दक्षिण से आपका क्या है आपका बुरहानपुर, अगर मुरैना से बुरहानपुर तक का अगर सफ़र करना तो आपका जो लंबाई रहेगी कितने किलोमीटर तक का सफ़र करना पड़ेगा, तो आपको 605 किलोमीटर कितना करना पड़ेगा, 605 किलोमीटर तक का एरिया आपको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा अगर उत्तर से दक्षिण जाना है। इसके अलावा वहीं बात की जाए आपको पूरब से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम कितना हो जाएगा आपकी लंबाई आपके मध्य प्रदेश की 870 किलोमीटर, कितनी हो जाएगी 870। कुछ पॉइंट हैं ये विशेष रूप से पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है क्लियर करके। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट देखिएगा, संभागों की अगर संख्या की बात की जाए तो विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा संभागों की संख्या वर्तमान में अभी जो है फिलहाल 10 है, लेकिन इसके बाद भी जो है कुछ रतलाम में, इसके अलावा छिंदवाड़ा वगैरह भी आपके प्रस्तावित हैं, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। जिलों की संख्या याद रखिएगा अभी 52 है, फिक्स याद रखिएगा। इसके अलावा तहसीलें, अब ये थोड़ा बेस है, आप करंट का अगर डेटा बता दूं तो 428 सीटें हैं, सॉरी आपकी तहसीलें हैं। तहसील कितनी है अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में अगर पूछ ले तो याद रखिए 428 हो चुकी हैं। चलिए क्लियर है यहाँ तक। चलिए बात कर लेते हैं विकास खंड की, तो विकास खंड 313 है आपके। कुल नगर या शहर बोल सकते हैं तो शहरों की संख्या 476, यानी बोल सकते हैं 476, कितना है 476। तो ये पॉइंट है विशेष रूप से क्लियर डाटा है, आप लोग याद रखिएगा। गांव या ग्राम बोल सकते हैं 54,903, है ना, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नगर निगम, ये पॉइंट विशेष रूप से याद रखिए। नगर निगम है मध्य प्रदेश में 16, और विशेष रूप से याद रखिए 1 अक्टूबर 2018 को कैबिनेट ने भिंड व दतिया को नगर निगम बनाने का फैसला किया था, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है, ये फैसला अभी लागू नहीं हुआ है, विशेष रूप से पॉइंट याद रखिएगा। नगर पालिका की अगर बात की जाए दोस्तों तो आप याद रखिएगा 98 नगर पालिका हैं, और इसके अलावा नगर पंचायत 264 याद रखिए। ग्राम पंचायत ये आंकड़ा दिया गया है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, कुछ आंकड़े हैं ना। जनपद पंचायत 313, आपके जिला पंचायत 52, तो ये पॉइंट है, कुछ फैक्ट हैं याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। चलिए यहाँ से कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आपकी। पड़ोसी राज्यों की बात तो कर चुके हैं हम ऑलरेडी, इसके अलावा बात करते हैं, देखिए कुछ जिले आपके देख पा रहे होंगे आप सभी लोग। इसके अलावा राज्यों की सीमा से लगे कुछ जिले, तो ये टेबल देखिएगा, यहाँ से चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। इस टेबल पर नज़र डालिए। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक लगती है और सबसे कम सीमा गुजरात से, आप विशेष रूप से याद रखिएगा। देखिए यहाँ से लेकर भिंड से लेकर, यानी आप मुरैना से लेकर आपका सिंगरौली तक किसकी सीमा लगती है आपकी, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, तो विशेष रूप से याद रखिए भिंड, दतिया, निवाड़ी, सतना, रीवा, सीधी को छोड़कर। इसके अलावा अगर इस तटीय वाले इलाके की बात की जाए तो सभी के सभी जिले किसकी सीमा पर लगते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा पर लगते हैं। कुल उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करने वाले जिले अगर पूछ लिया जाए आपसे तो याद रखिएगा 30, यानी 13 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। इसके अलावा राजस्थान की सीमा को टच करने वाले जिलों की संख्या अगर बात की जाए तो राजस्थान की सीमा आपकी स्टार्ट हो जाती है आधे मुरैना से, हाफ मुरैना और आपका झाबुआ। तो ये झाबुआ और मुरैना के बीच में जितने भी जिले आते हैं वो झाबुआ और मुरैना को इंक्लूड करके, तो ये आपकी राजस्थान की सीमा को इतने जिले करते हैं टच, 10 जिले। तो विशेष रूप से ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र आप देख पा रहे होंगे लास्ट में
ये देखिए महाराष्ट्र की सीमा को कितने जिले टच करते हैं, तो विशेष रूप से मध्य प्रदेश के आपके 9 जिले हैं जो महाराष्ट्र की सीमा को टच करते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करने वाले राज्यों जिलों की संख्या की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ कहाँ से कहाँ तक लगता है, ये आपका सिंगरौली से लेकर आपका बालाघाट तक। तो सिंगरौली से बालाघाट के बीच में जो जिले आते हैं, सिंगरौली बालाघाट को इंक्लूड करके कितने जिले हैं आपके, 7 जिले हैं। और इसके अलावा सबसे कम सीमा लगती है गुजरात की, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। गुजरात से सिर्फ 2 जिले टच करते हैं, याद रखिए, झाबुआ और अलीराजपुर, ये पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए सीमावर्ती जिलों की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा जो बाउंड्री में है आपकी, तो याद रखिए 35 है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अंतर्वर्ती जो अंदर है तो आप याद रखिए 17 है। तो ये पॉइंट है, विशेष रूप से याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अब कुछ और पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। देखिए ये तो आपके ये यहाँ से देखिएगा, ये पूछे जाते हैं। लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो विशेष रूप से याद रखिएगा लोकसभा जो सीटें हैं आपकी 29 हैं, और इसके अलावा विधानसभा जो सीटें हैं आपकी ये +1 खत्म हो चुका है, क्योंकि 104 आपका 4 जो 140 जो संविधान अमेंडमेंट आया है 2020 में, इसके तहत जो ये आपका एंग्लो इंडियन का जो पद हुआ करता था, सृजन किया गया था, तो उसको एंग्लो इंडियन के पद को हटा दिया गया है ना। 104वां जो संविधान संशोधन 2020 में लाया गया था वो हटा दिया गया है। फिक्स विधानसभा की सीटें कितनी है, 230, आप याद रखिए कितनी है, 230 सीटें आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा राज्यसभा की सीटों की अगर बात की जाए तो 11 है, विशेष रूप से याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ राजकीय चिन्हों की, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। प्रतीक चिन्हों की अगर बात करें तो विशेष रूप से याद रखिएगा ये पॉइंट। राजकीय प्रतीक चिन्ह में 24 स्तूपनामा आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन वगैरह, MP ऑनलाइन, जो भी आपका राजकीय जो चिन्ह होता है हमारा मध्य प्रदेश का, वो स्तूपनामा होती है। उसकी आकृतियों की अगर बात की जाए वो लास्ट में तीलियां टाइप की बनी होती हैं, यहाँ चित्र नहीं तो बाकी में आप दिखा देता मैं आपको। तो याद रखिए 24 स्तूपनामा जो आकृतियाँ होती हैं उसके अंदर एक व्रत होता है, उसके अंदर जो बालियाँ होती हैं तो गेहूँ और धान की होती हैं, तो विशेष रूप से पॉइंट है। और जो वृक्ष लगा हुआ आपको दिखाई देता है ना उस पर चित्र पर, राजकीय चिन्ह पर, वो किसका वृक्ष होता है, बट वृक्ष होता है, यानी बरगद बोल सकते हैं, है ना। और मध्य प्रदेश शासन लिखा होता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। मध्य प्रदेश गान की अगर बात करें तो विशेष रूप से याद रखिए मेरा मध्य प्रदेश से लेखक इसके कौन है, श्री महेश श्रीवास्तव, विशेष रूप से याद रखिएगा। राजकीय पुष्प की अगर बात करें तो सफ़ेद लिली, याद रखिए। और राजकीय नृत्य आपका क्या हो जाएगा, राई है, यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइए, राजकीय नृत्य राई है और राजकीय नाट्य क्या है, माछ है। राजकीय खेल की अगर बात की जाए तो मलखा अकादमी की स्थापना की गई थी, आप याद रखिए कहाँ पर, उज्जैन में, ये राजकीय खेल है। राजकीय मछली की अगर बात की जाए तो राजकीय मछली क्या है, आपकी महासीर है। इसके अलावा आप याद रखिएगा राजकीय पशु जो है आपका वारासिंगा, जो कि ब्रेडरी प्रजाति का है, किस प्रजाति का, ब्रेडरी प्रजाति का। इसके अलावा राजकीय पक्षी की अगर बात करें तो पक्षी आपका दूधराज बोलते हैं, ये शाही बुलबुल भी बोलते हैं, इसका नाम आपका पैराडाइज फ्लाईकैचर भी है। राजकीय वृक्ष की अगर बात की जाए तो पहले बताया आपको राजकीय जो वृक्ष है आपका क्या है, बट वृक्ष, जिसे बरगद बोलते हैं। राज्य की जो फसल है, जो राजकीय फसल है वो सोयाबीन है, जिसे क्योंकि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी बोलते हैं, क्योंकि सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है ना। इसके अलावा मेन पॉइंटों की अगर बात की जाए तो ये देखिएगा, ये पॉइंट याद कर लेते हैं। देखिए जनगणना की अगर बात करें तो विशेष रूप से कुछ पॉइंट है, ये आंकड़े हैं, आप लोगों को याद रखना होगा। जनसंख्या जो मध्य प्रदेश की है, ओवरऑल जनसंख्या अगर देखा जाए तो प्रथम जो जनगणना हुई थी हमारे मध्य प्रदेश की 1961 में हो चुकी थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में एक जनगणना की जाती है। तो पहली बार जनगणना कब की गई थी, 1961 में हुई थी। विशेष रूप से ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। और ये आपके मध्य प्रदेश की कौन सी जनगणना थी, 6वें नंबर की जनगणना थी, ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा बात की जाए तो उस समय आंकड़ा क्या आया था, 2011 में जो आंकड़े जारी किए गए थे, तो याद रखिएगा 7,26,00,000 और 26,809, ये हमारी क्या है, जनसंख्या के आंकड़े हैं करंट में, आप याद रखिएगा। इसके अलावा 2011 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। इसके अलावा पुरुषों की जनसंख्या, तो ये आंकड़ा आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस इतना याद रखिए कि ये जो जनसंख्या थी उस पर जो पार्टिसिपेट आपके जो पर्टिकुलर आपके पुरुष थे उसमें कितने परसेंटेज थे उस जनसंख्या का, तो 51% पुरुष और इसके अलावा 48% आपकी महिला। क्लियर है। देश में जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर मध्य प्रदेश का स्थान देखें तो 5वां, ये पॉइंट क्लियर रखिएगा। और यहाँ पर देश की 6% जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, मध्य प्रदेश में, तो ये पॉइंट है, कुछ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी आपसे पूछी जा रही है, प्रति वर्ग किलोमीटर में बात की जा रही है यहाँ पर, प्रति वर्ग किलोमीटर की। तो याद रखिएगा जनसंख्या जो डेंसिटी है हमारे मध्य प्रदेश की 236 है। अगर भारत के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, भारत की देखें तो 382, याद रखिएगा, जो 382 भारत की, लेकिन मध्य प्रदेश की डेंसिटी कितनी है आपकी 236, विशेष रूप से याद रखिएगा। जनसंख्या वृद्धि दर अगर देखें तो
23 पॉइंट याद रखिएगा, यानी ये 23 नहीं है, 20.3। और भारत की अगर देखें तो भारत की कम है 17.7, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर ग्रामीण में जनसंख्या देखें तो ग्रामीण में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, कितनी करती है? 72% और इसके अलावा अगर शहरों में के अगर बात करें तो शहरों में कितनी रहती है? आप 100% में माइनस करिए तो 27% ही बचा फिर आपका 70% माइनस करने के बाद। क्लियर। इसके अलावा अनुसूचित जाति यानी एससी की बात करें, शेड्यूल कास्ट की अगर बात करें तो 15%, उसमें 15% हिस्सा तो आपका एससी का होता है। इसके अलावा जो आपका होता है एसटी का जो होता है आपका 21% हिस्सा रहता है। कितना? एससी जो है आपकी कितने परसेंटेज निवास करती है आपकी मध्य प्रदेश में? इन 21%, याद रखिए, कुछ आंकड़े हैं। इसके अलावा ये पूछा जाता है आपकी साक्षरता। मध्य प्रदेश की जो साक्षरता है, विशेष रूप से पॉइंट आप लोगों को याद रखना होगा, मध्य प्रदेश की साक्षरता 69 यानी 69.32% है। विशेष रूप से याद रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इसके अलावा पुरुषों की अगर साक्षरता देखें तो पुरुषों की महिलाओं की तुलना में ज़्यादा साक्षरता है, और देखिए 78% है यहाँ पर। इसके अलावा स्त्रियों की 59% है। तो याद रखिएगा, ये कुछ पॉइंट है, याद रखिए। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से ज़्यादा लगती है, वो सबसे कम किससे लगती है? गुजरात से। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं जो कि एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, इस मैप के माध्यम से थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले यहाँ तो आप देखिए, ये पहले ही बता चुका हूँ आपको कि उत्तरी जिला मुरैना है, आप याद रखिएगा। उत्तरी जिला आपका मुरैना यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बुरहानपुर देख पा रहे होंगे, पूर्वी जिला आपका सिंगरौली देख पा रहे होंगे, और पश्चिमी जिला आपका क्या देख पा रहे होंगे? अलीराजपुर। ये याद, तो इनको आपका हटा दीजिए। इनके अलावा माइंड में देखिएगा कि ये आपसे पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए पूरे पृथ्वी पर, ग्लोबल का अगर देखा जाए, पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु अगर देखा जाए तो ये पूछा जाता है कि उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर क्या है? पूरे पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है, याद रखिए विशेष रूप से। कुछ और पॉइंट है, देखिएगा। सागर को मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु मान सकते हैं, यानी मध्य प्रदेश का सबसे जो मध्य जिला है वो क्या है? सागर है। तो विशेष रूप से ये पॉइंट भी याद रखना है। इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश का, ये पॉइंट याद रखिए, कटनी मध्य प्रदेश यानी भारत का मध्य बिंदु अगर बात करें तो ये कटनी को माना जाता है। विशेष रूप से याद रखिए, कटनी मनोहर गांव करौंदी के पास है। तो विशेष रूप से याद रखिएगा, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो विशेष रूप से याद रखिए, ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि अखंड भारत का केंद्र बिंदु क्या है? तो अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है, याद रखिए, मध्य प्रदेश का जो साउथ वाला जिला है बैतूल जो है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का नहीं, भारत का, पूरे भारत का, अखंड भारत का केंद्र बिंदु माना जाता है। वर्तमान में तो विदिशा हो चुका है, लेकिन अखंड भारत जो आपका नेपाल और ये आपका पाकिस्तान वगैरह जब शामिल थे तब की बात की जा रही है अखंड भारत की। तो उस समय क्या था? आपका बैतूल था, लेकिन वर्तमान में विदिशा। विशेष रूप से ये पॉइंट ही याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, और इसके अलावा ये जिले भी आपको बता दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।